नमस्ते, स्वागत है माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक में। आज की कहानी किसी और की नहीं, शायद तुम्हारी और मेरी ही है। हम सब एक ऐसी दौड़ में शामिल हैं जहां हमें लगता है कि अगर हमने सब कुछ प्लान नहीं किया, अगर हर कदम का नक्शा पहले से तैयार नहीं रखा, तो सब बिखर जाएगा। अर्जुन भी बिल्कुल ऐसा ही था। सुबह के 6 बज रहे थे और उसके दिमाग में दिन भर का स्क्रिप्ट तैयार था। उसे लगता था कि जिंदगी एक थिएटर प्ले है जहां हर डायलॉग उसे याद होना चाहिए। उसने अपनी टेबल पर एक लिस्ट बनाई थी, ठीक वैसे ही जैसे वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के हर प्रोजेक्ट को हैंडल करता था। पर तुम जानते हो ना, जिंदगी अक्सर हमारे प्लान्स का मजाक उड़ाती है। अर्जुन को उस शाम अपने कुछ खास दोस्तों को घर पर बुलाना था। उसने सोचा था कि वो कुछ बहुत इंप्रेसिव पकाएगा, कुछ ऐसा जो उसकी इमेज एक परफेक्ट होस्ट की बना दे। उसने सोचा था कि वो चिकन विद ऑलिव्स बनाएगा, एक ट्रेडिशनल डिश जो उसने इंटरनेट पर देखी थी। पर हुआ क्या, दोपहर में एक जरूरी मीटिंग आ गई, फिर बारिश शुरू हो गई और वो बाजार नहीं जा पाया। जब उसने फ्रिज खोला तो पता चला कि जो चिकन 2 दिन पहले लाया था वो खराब होने लगा था। उसकी गन से ही साफ था कि अब उससे वो इंप्रेसिव डिश तो नहीं बनने वाली। अर्जुन के चेहरे पर पसीना आ गया। उसे लगा ये उसकी हार है, फेलियर का एक छोटा सा नमूना। पर तभी उसने एक गहरी सांस ली। सारा सामान कूड़ेदान में गया, उसका चिकन भी और उसका वो मास्टर प्लान भी। उसने अपनी रसोई की शेल्फ खंगाली। उसे प्याज, टमाटर और एक ट्यूना का कैन मिला। उसने बहुत ही बोरियत भरी एक सिंपल पास्ता सॉस तैयार की। उसे लगा था कि दोस्त निराश होंगे, पर हैरानी की बात थी कि सब उंगलियां चाटते रह गए। उसकी एक दोस्त ने पूछा, अर्जुन, इसमें वो तीखा सा स्वाद कहां से आया? क्या कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट है? अर्जुन को खुद नहीं पता था। वो तो बस कंधा उचकाकर मुस्कुरा दिया, जैसे सब कुछ एक बड़े प्लान का हिस्सा हो। बाद में उसे याद आया कि पिछली रात उसने उसी लोहे की कढ़ाई में कुछ स्पाइसी मिर्चें तली थी। उन मिर्चों ने अपना तेल और अपना असर वही छोड़ दिया था। वही अनपेक्षित असर उस पास्ता को लाजवाब बना गया। जिंदगी भी तो अक्सर ऐसी ही होती है ना? हम सोचते कुछ है, होता कुछ और है, पर वो जो कुछ और होता है उसमें अक्सर कुछ ऐसा छिपा होता है जो हमारे प्लान से भी बेहतर होता है। अर्जुन को महसूस हुआ कि काम और जिंदगी में हम हमेशा अनहेरल्डेड टर्न्स और सेरेंडिपिटस कनेक्शन से घिरे रहते हैं। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, जिंदगी एक ऐसा झरना है जिसका कोई स्क्रिप्ट नहीं होता। दुनिया इतनी कॉम्प्लेक्स है कि यहां एक फिक्स्ड रिस्पॉन्स काम नहीं करता। अर्जुन ने महसूस किया कि हम इंसानों में क्रिएटिव एडेप्टेशन की कुदरती ताकत होती है। हम हर रोज अपनी जरूरतों के हिसाब से खुद को एडजस्ट करते हैं, ट्वीक करते हैं, रिफाइन करते हैं। पर विडंबना देखो, हम इस इम्प्रोवाइजेशन को इज्जत नहीं देते। हमें लगता है कि अगर कोई बिना तैयारी के कुछ कर रहा है तो वो बस विंगिंग इट कर रहा है, यानी बस तुक्के मार रहा है। हमें सिखाया जाता है कि प्रेपरेशन ही सब कुछ है। पर अर्जुन ने देखा कि जब वो बहुत ज्यादा पुश करता है, जब वो हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो उसे अक्सर डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलते हैं। वो उस चूहे की तरह बन जाता है जो व्हील पर भाग तो बहुत तेज रहा है, पर पहुंच कहीं नहीं रहा। उसे लगा कि इम्प्रोवाइजेशन को ठुकरा कर वो अपनी ही फितरत के एक बड़े हिस्से को भूल रहा है। ये एक अनाथ बच्चे की तरह है जिसे हमने घर से बाहर निकाल दिया है। और सच तो ये है कि अगर हम इस क्षमता को अपना लें तो जिंदगी आसान और सिंपल हो सकती है। इसमें मजा ज्यादा होगा और स्ट्रेस कम। ये बिना ज्यादा मेहनत किए अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक तरीका है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक नई भाषा सीखना। जब तुम एक दूसरी जबान सीख लेते हो तो तुम्हें वो आवाजें भी सुनाई देने लगती हैं जो पहले सिर्फ शोर लगती थी। अर्जुन को लगा कि एक बेहतर इम्प्रोवाइजर बनने का वादा एक नए डायमेंशन की तरह है। जहां पहले उसे सिर्फ प्रॉब्लम्स दिखती थी, अब उसे ऑफर्स दिखने लगे। जब कोई सेटबैक आता है तो वो दुखी होने के बजाय उसे इस्तेमाल करने का तरीका खोजने लगा। उसने सीखा
कि रुकना यानी पॉज लेना पागलों की तरह भागने से कहीं ज्यादा असरदार होता है। कठिनाइयां गायब नहीं होती, बस आप उनके साथ संघर्ष करने के बजाय उनके साथ जुड़ना सीख जाते हैं। जो लोग मंच पर नाटक करते हैं वे बाधाओं और अचानक आने वाली मुश्किलों को अपनी कहानी का हिस्सा बना लेते हैं। वे उन्हें अलग नहीं समझते। अर्जुन ने सोचा कि क्या वह भी अपनी जिंदगी की कहानी ऐसे ही लिख सकता है, जहां वो लोगों और घटनाओं को अपनी मर्जी से झुकाने के बजाय उनके साथ मिलकर काम करे। ये ख्याल उसे बहुत आजाद महसूस कराने लगा। उसे समझ आया कि उसे सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, उसे हमेशा ऑन टॉप ऑफ थिंग्स रहने की जरूरत नहीं है। वो इन द थिक ऑफ थिंग्स भी रह सकता है। उसे लगा कि यस बट की जगह यस एंड का एक छोटा सा बदलाव उसे कहीं ज्यादा क्रिएटिव बना सकता है। ये नजरिया विनम्रता और स्वीकार भाव पर टिका है। ये जीने का एक हल्का तरीका है। अर्जुन ने खुद से कहा कि ये कोई ऐसी ताकत नहीं है जिसके साथ आप पैदा होते हैं, बल्कि ये एक रियाज है जिसे विकसित किया जा सकता है। इसका मकसद पुरानी आदतों को छोड़ना नहीं है, बल्कि अपने रेpertoire को बढ़ाना है। ये एनालिटिकल सोच का विकल्प नहीं, बल्कि उसका साथी है। जैसे अंग्रेजी सीखने का मतलब हिंदी भूलना नहीं होता। इम्प्रोवाइजेशन कोई अराजकता नहीं है, बल्कि इसके अपने कायदे हैं। ये मानता है कि आपके आसपास की घटनाएं और लोग आपके नियंत्रण से बाहर हैं। इसलिए ये आपको व्यर्थ की ऊर्जा बर्बाद करने से रोकता है। ये सिर्फ उस चीज पर ध्यान देने को कहता है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, और वह है आपका अपना एटीट्यूड और आपका रिस्पॉन्स। अर्जुन को लगा कि हमारी असली लड़ाई तो खुद से ही होती है। उसने तय किया कि वो उन छोटी छोटी आदतों को अपनी जिंदगी में जगह देगा जो उसके रिस्पॉन्स को एक शक्ल देंगी पर उसे बांधेंगी नहीं। कई बार हमें लगता है कि हमारे पास इतने मौके हैं कि हम चुन ही नहीं पाते और सुन पड़ जाते हैं, पर अर्जुन ने सोचा कि वो खेल खेल में इसे शुरू करेगा। इम्प्रोवाइजेशन के खेल बहुत टैंजिबल होते हैं, उनके अपने नियम होते हैं और वे बहुत कम समय लेते हैं। उसने महसूस किया कि ये नजरिया उसे एक नई तरह की सोच में ले जाएगा। अक्सर हम सोचते हैं कि हम पहले अपनी सोच बदलेंगे फिर हमारे काम बदलेंगे, पर यहां मामला उल्टा है। आप अलग तरह से एक्ट करना शुरू करते हैं और वो क्रिया आपके लिए अलग तरह से सोचने की जगह बना देती है। जब आप अपने पूरे वजूद को, अपने शरीर और अपनी रूह को इसमें झोंक देते हैं तो आपकी चालाकी पीछे छूट जाती है और आप खुद को एक कोने में फंसा हुआ नहीं पाते। अर्जुन ने महसूस किया कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कागज का हवाई जहाज बनाने जैसा है। एक बार आपको तरीका समझ आ गया तो आप अपनी अनगिनत वेरिएशंस आजमा सकते हैं। शायद हम सबको भारी भरकम और पेचीदा सॉल्यूशंस ज्यादा प्रभावशाली लगते हैं, पर जब वो सादगी को समझ गया तो उसे एक राहत महसूस हुई। असल में सादगी और साजगोई का मेल आपको बहुत मेहनत करने से बचा लेता है। बस 3 बातें याद रखनी थी: नोट इज मोर, लेट गो और यूज एवरीथिंग। अर्जुन ने सोचा कि क्या वो अभी इस पल में इन्हें आजमा सकता है जैसे वो अभी अपनी मेज पर बैठा था। उसने अपनी उन भावनाओं को नोटिस करना शुरू किया जो उसके मन में उठ रही थी। वो कब उत्सुक होता है, कब उलझ जाता है। उसने अपनी इस धारणा को लेट गो किया कि ये सब बस मजाक है। उसने अपनी उस मुश्किल को यूज करने का सोचा जो उसे कल ऑफिस में आने वाली थी। उसने सोचा कि वो अपनी उस स्ट्रगल को किसी और को समझाएगा, शायद इससे उसकी खुद की समझ साफ हो जाए। उसने अपनी मुश्किल को एक रिश्ता बनाने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। ये एक बहुत अच्छा मूव था। उसे समझ आया कि ये सिलसिला तो हमेशा चलता रहेगा। अगर आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो आप हर पल इसे घर, ऑफिस या खेल के मैदान में आजमा सकते हैं। ये एक इंटरकनेक्टेड अभ्यास है। भावनाओं को गहराई से देखना, नोट इज मोर, आपको इस्तेमाल करने के लिए कुछ नया दे देता है। यूज एवरीथिंग, किसी उम्मीद को छोड़ देना, लेट गो, आपको ज्यादा साफ देखने में मदद करता है।
हर चीज को इस्तेमाल करने की कोशिश करना आपको चीजों पर लेबल लगाने की आदत से आजादी दिलाता है। अर्जुन ने इन सब को एक छोटे से सूत्र में पिरो लिया। एवरीथिंग्स एन ऑफर। हर घटना एक ऑफर है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस ध्यान से देखना है और अपनी पुरानी आदतों को किनारे रखना है। उसने गौर किया कि आमतौर पर हम बहुत कम चीजें नोटिस करते हैं। हमारी इंद्रियां जानकारी इकट्ठा करने के बजाय उसे स्क्रीन आउट करने में ज्यादा व्यस्त रहती है। हमारी आंखें कुछ ही सिग्नल्स दिमाग तक पहुंचने देती है। हम तेज आती कार या रोते हुए बच्चे को तो देख लेते हैं, पर बाकी सब कुछ धुंधला हो जाता है। हमें लगता है कि हमें ज्यादा नोटिस करने के लिए और मेहनत करनी चाहिए, पर अर्जुन ने समझा कि इसके लिए बस अपनी सेंसेस की तरफ थोड़ा झुकना जरूरी है। अक्सर हम अपने सिर के अंदर चल रही बातों में इतने उलझे होते हैं कि हम वाकई देख या सुन नहीं रहे होते। उसने सोचा, क्या वह किसी चीज को ऐसे देख सकता है जैसे उसे उसका चित्र बनाना हो? क्या वह अपने किसी साथी की बात ऐसे सुन सकता है जैसे उसे उसके हर शब्द को दोहराना हो? क्या वह उन खामोशियों को भी सुन सकता है जो शब्दों के बीच में छिपी है? अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और अपने कमरे की आवाजों को सुना। कूलर की गूंज, घड़ी की टिक टिक, बाहर उड़ते एक जहाज का शोर और अपनी ही सांसों की आवाज। उसे लगा जैसे उसकी सुनने की क्षमता फैल रही है। उसने महसूस किया कि उसका शरीर सिर्फ दिमाग को ढोने वाली गाड़ी नहीं है, बल्कि जानकारी का एक बहुत बड़ा स्रोत है। हमारे सोचने का तरीका हमारे पूरे शरीर से जुड़ा होता है। उसने अपनी गर्दन और जबड़े के तनाव को महसूस किया। उसे समझ आया कि अगर वह अपने शरीर के संकेतों को पढ़ना सीख जाए तो उसे पता चलेगा कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। जागरूकता ही सब कुछ है और उसे समझदारी से इस्तेमाल करना ही असली हुनर है। अर्जुन को समझ आया कि जिंदगी में हर चीज को मुट्ठी में भींचकर पकड़ना जरूरी नहीं है। लेट गो करने का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि उस बोझ को उतारना है जो हमें वर्तमान में जीने से रोकता है। हम अक्सर दूसरों के बारे में बहुत जल्दी राय बना लेते हैं कि फला इंसान उबाऊ है या उसका आइडिया खराब है। हम अपनी पुरानी यादों और भविष्य की चिंता के इतने शिकार होते हैं कि जो सामने है उसे देख ही नहीं पाते। अर्जुन ने देखा कि उसके दिमाग में भी कैसे कूड़ा जमा हो जाता है। अगर वो उसे रोज साफ नहीं करेगा तो वो काम की चीजों के लिए जगह नहीं छोड़ पाएगा। उसने तय किया कि वो अपनी उस शैडो स्टोरी को छोड़ देगा जो वो किसी के हाथ घड़ी देखने भर से बना लेता था कि वह उसे नापसंद करता है। उसे बस वर्तमान के लिए थोड़ी सी जगह बनानी थी। जब अर्जुन ने सोचना शुरू किया कि उसके पास क्या क्या ऑफर्स हैं, तो उसे अपनी गलतियां भी एक तोहफे की तरह लगने लगी। गलतियों को अगर हम एक नया रूप दें तो हम बहुत तेज सीख सकते हैं। ये सिर्फ ये सीखने का मौका नहीं है कि क्या नहीं करना है, बल्कि ये कुछ ऐसा खोजने का भी जरिया है जिसकी हम तलाश ही नहीं कर रहे थे। अगर आपका गोंद चिपकने में फेल हो जाता है तो शायद आप पोस्ट इट नोट बना लें। कोई भी स्थिति इतनी बुरी नहीं होती कि उसे बदला न जा सके। दूसरे लोग हमारे लिए ऑफर्स का सबसे बड़ा जरिया है, जो उनके लिए बहुत साधारण है। शायद वो हमारे लिए एक बड़ी खोज हो। अर्जुन ने सोचा कि अगर कोई उसे नो कहता है तो वो उसे जानकारी मांगने का एक तरीका समझेगा। वो अपनी योजना को और मजबूत करेगा। कमी और अभाव को वो अपनी बुद्धिमानी बढ़ाने का साधन बनाएगा। अगर प्रोजेक्टर खराब हो गया है तो वो इसे लोगों से बात करने का एक मौका मान लेगा। जब आप हर चीज को इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो आप फैसले लेना छोड़ देते हैं, और यही वो जगह है जहां सब कुछ जुड़ जाता है। अर्जुन मुस्कुराया। उसे पता था कि ये सब कहना आसान है, पर करना नहीं। ये शतरंज के खेल जैसा है। नियम आसान है पर जीतना मुश्किल। पर वो तैयार था। वो खुद को बदलने के लिए तैयार था। उसने महसूस किया कि वो अब अपनी उस पुरानी बॉक्स की मांग नहीं करेगा जिससे वो बाहर निकलना चाहता था। उसे पता था कि उसे अपने पूरे वजूद के साथ इस खेल में शामिल होना है। उसे शुद्धता और सटीकता से ज्यादा प्रवाह
और जुड़ाव की परवाह करनी है। उसे समझ आया कि इम्प्रोवाइजेशन उसे ये नहीं बताएगा कि क्या करना है, पर वो उसे एक दिशा जरूर देगा। ये एक कॉम्पास की तरह है जो उत्तर दिशा तो दिखाता है, पर रास्ता आपको खुद तय करना होता है। अर्जुन को अपनी इस इम्प्रोवाइज्ड यात्रा पर पहला कदम बढ़ाते हुए एक अजीब सी शांति महसूस हुई। अभी तो बस शुरुआत हुई थी। अर्जुन को लग रहा था जैसे उसने सदियों पुराने एक भारी बोझ को उतार फेंका है। उसके कमरे की वही पुरानी दीवारें अब उसे कुछ नई कहानियां सुनाने के लिए बेताब लग रही थी। उसे समझ आ गया था कि परफेक्शन की चाहत दरअसल एक किस्म का डर है जो हमें रुकने नहीं देता। पर आज उसने रुकना सीख लिया था। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस शांत आवाज के साथ अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और अगले दिन की अनिश्चितता को एक पुराने दोस्त की तरह गले लगाने का मन बना लिया। ये एहसास उसे एक गहरी और सुकून भरी नींद की तरफ ले जा रहा था, जहां कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, बस एक भरोसा था कि जो भी होगा वो उसे संभाल लेगा। अगली सुबह जब अर्जुन की आंख खुली तो धूप खिड़की से छनकर उसकी मेज पर रखी उस अधूरी लिस्ट पर पड़ रही थी। कल की उस सिंपल पास्ता वाली कामयाबी ने उसके अंदर एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी। उसे ऑफिस के लिए निकलना था, जहां आज एक बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन थी। अमूमन ऐसे दिनों में वो घबराहट में 3 कप कॉफी पी जाता और अपनी पावर पॉइंट स्लाइड्स को पागलों की तरह चेक करता रहता। पर आज उसने तय किया कि वो इस परफॉर्मेंस एंजाइटी को एक नए नजरिए से देखेगा। उसने महसूस किया कि प्रेजेंटेशन के दौरान हमारे पास 3 चीजें होती हैं, हम खुद, हमारा मटेरियल और हमारी ऑडियंस। और मजे की बात यह है कि हम उस मटेरियल यानी उन स्लाइड्स पर सबसे ज्यादा समय बर्बाद करते हैं, जो असल में सबसे कम मायने रखती है। हम बुलेट पॉइंट्स और फोन्स के पीछे इसलिए छुपते हैं क्योंकि हमें सामने बैठे इंसान किसी सैबर टूथ टाइगर की तरह डरावने लगते हैं। ऑफिस जाने के लिए जब वो टैक्सी में बैठा तो उसने अपना लैपटॉप खोलने के बजाय अपनी आंखें बंद की और ऑडियंस रिक्वायरमेंट्स ग्रिड के बारे में सोचना शुरू किया। उसने खुद से पूछा, क्या मेरी ऑडियंस मुझ पर भरोसा करती है? उसे समझ आया कि ट्रस्ट द ड्राइवर का मतलब ये नहीं कि आपको एक्सपर्ट होने का ढोंग करना है, बल्कि बस ये दिखाना है कि आप उनकी जरूरतों के प्रति संवेदनशील हैं। टैक्सी की खिड़की से बाहर देखते हुए उसने सोचा कि वो खुद को एक लेबल के पीछे नहीं छुपाएगा। वो सिर्फ डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस बनकर नहीं जाएगा, बल्कि एक जीते जागते इंसान की तरह पेश आएगा, जिसमें कुछ खामियां भी हो सकती है। उसने याद किया कि कैसे एक बड़ा सीईओ अपनी स्टेटस को लो करने के लिए अपने बच्चों की शैतानी का जिक्र कर देता है ताकि लोग उससे जुड़ सकें। ऑफिस पहुंचते ही उसे विक्रम मिला। विक्रम ऑफिस का वो शख्स था जो हर बात पर यस तो कहता था, पर उसकी आवाज और बॉडी लैंग्वेज हमेशा एक ब्लॉक की तरह महसूस होती थी। अर्जुन ने महसूस किया कि कम्युनिकेशन कोई डेटा डिलीवरी नहीं है, बल्कि एक इम्प्रोविजेशनल डांस है। विक्रम के यस में वो फॉलो अप और एक्शन गायब था, जो एक सच्चे जुड़ाव के लिए जरूरी होता है। अर्जुन ने खुद को याद दिलाया कि वो आज यस बट के जाल में नहीं फंसेगा, क्योंकि यस बट असल में एक छुपा हुआ नो ही होता है जो बातचीत के प्रवाह को रोक देता है। उसने तय किया कि वो अपनी बातचीत में यस एंड का इस्तेमाल करेगा ताकि आइडियाज और एनर्जी का फ्लो बना रहे। मीटिंग रूम में घुसते ही अर्जुन ने सबसे पहले वहां की फिजिकल लेआउट को देखा। उसे लगा कि लोग अपनी कुर्सियों में बहुत कंफर्टेबली स्टक हो गए हैं, जिसका मतलब है कि उनके आइडियाज भी अटक जाएंगे। उसने चुपके से फर्नीचर की जगह थोड़ी बदली और खुद एक ऐसी जगह बैठा जहां से वो सबकी आंखों में देख सके, जिसे वो द वाइट्स ऑफ द आईज कहता था। ये एक छोटा सा डिसिप्लिन था जो उसे अपनी ही दुनिया में खो जाने से रोकता था। उसे समझ आया कि कम्युनिकेशन का असली मतलब सुनना है, न कि सिर्फ बोलना। उसने अपनी सेंसेस को लीन इनटू किया और कमरे में मौजूद एसी की गूंज और घड़ी की टिक टिक को अपनी जागरूकता का हिस्सा बनाया। प्रेजेंटेशन शुरू हुई
अर्जुन ने उस भारी भरकम पोडियम को छोड़ दिया और लोगों के करीब जाकर खड़ा हो गया। उसे पता था कि हाई स्टेटस आपको लोगों से दूर कर देता है और उन्हें डरा सकता है, जबकि लो स्टेटस बैरियर्स को तोड़ता है और सहानुभूति पैदा करता है। उसने देखा कि जब वो अपनी गर्दन को स्थिर रखकर मापे तुले अंदाज में बोलता है तो उसका स्टेटस अपने आप बढ़ जाता है, पर जैसे ही वो किसी की बात पर अपनी गर्दन झुकाकर सुनता है, वो सामने वाले को सीन और इम्पोर्टेंट महसूस कराता है। उसे महसूस हुआ कि लीडरशिप असल में स्टेटस के साथ खेलने की कला है, कभी ऊपर कभी नीचे, जैसी जरूरत हो। बीच में ही एक सीनियर मैनेजर ने बहुत ही कड़वा सवाल पूछा। अर्जुन का पुराना मन तुरंत डिफेंस में आ जाता, पर आज उसने उस सवाल को एक ऑफर की तरह देखा। उसने गहरा सा पॉज लिया। पॉज। उसने महसूस किया कि पॉज लेना भागने से कहीं बेहतर है, क्योंकि ये आपके अनकॉन्शियस को काम करने का समय देता है। उसने बड़ी सादगी से कहा, मुझे इस बारे में पक्का नहीं पता, पर क्या कोई और इस पर अपनी राय देना चाहेगा? उस पल में उसने नोइंग एवरीथिंग के बोझ को लेट गो कर दिया था। हैरानी की बात यह हुई कि उस ब्लॉक ने भी बातचीत को एक नई और बेहतर दिशा दे दी। प्रेजेंटेशन खत्म हुई तो अर्जुन को थकान नहीं, बल्कि एक अजीब सी ताजगी महसूस हो रही थी। वह फिट एंड वेल महसूस कर रहा था, संतुलित, खुला हुआ और शांत। उसे समझ आया कि कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि लोगों को एक दूसरे से जोड़ना है, जैसे कम्युनियन। उसे लगा कि आज उसने सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की, बल्कि उसने अपनी ऑडियंस को वाकई देखा था। उसे याद आया कि जब एक रॉक स्टार अपनी ऑडियंस को देखे बिना परफॉर्मेंस देता है तो वो कितनी निराशाजनक होती है। ऑफिस से बाहर निकलते वक्त वो अपनी ही सांसों को नोटिस कर रहा था। उसे लगा कि इम्प्रोवाइजेशन उसे जिंदगी के उन कोनों में ले जा रहा है जहां उसने कभी झांका ही नहीं था। वो अब क्रिएटिव थिंकिंग के जाल में नहीं फंसा था, बल्कि क्रिएटिव डूइंग पर ध्यान दे रहा था। उसने आज सीखा था कि लीडरशिप कोई ओहदा नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिस है जो आपको अनिश्चितता के बीच रास्ता खोजना सिखाती है। उसे लगा कि वो अब अपनी कहानी का स्क्रिप्ट खुद नहीं लिख रहा, बल्कि उसे हर पल घटते हुए देख रहा है और उसमें अपनी जगह बना रहा है। शाम की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी और वो बस मुस्कुरा रहा था, ये जानते हुए कि अब वो अपनी जिंदगी के इस डांस के लिए बिल्कुल तैयार है। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक में ये यात्रा अभी जारी है। अर्जुन की कहानी और उसके ये नए अनुभव हमें एक ऐसी दुनिया में ले जा रहे हैं जहां सब कुछ पहले से तय नहीं है, पर सब कुछ मुमकिन है। क्या आप अर्जुन के साथ इस इम्प्रोविजेशनल सफर के अगले पड़ाव के लिए तैयार हैं? सुनो, कभी गौर किया है कि हम सबने अपने मन में क्रिएटिविटी की एक बड़ी अजीब सी तस्वीर बना रखी है? हम सोचते हैं कि कोई कलाकार होगा जो किसी अंधेरे कमरे में बैठकर बालों में हाथ फेरते हुए किसी बड़ी प्रेरणा का इंतजार कर रहा होगा। हमें लगता है कि ये कोई जादुई बिजली है जो बस कुछ स्पेशल लोगों पर गिरती है। अर्जुन भी यही सोचता था। उस दिन ऑफिस में उसे एक नए प्रोजेक्ट के लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना था, पर वो अपनी मेज पर सिर पकड़कर बैठा था। उसे लग रहा था कि वो क्रिएटिव नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई आहा वाला मोमेंट नहीं आ रहा था। पर असल में अगर आप खुद को यकीन दिला देते हो कि आप क्रिएटिव नहीं हो, तो आप सही साबित हो जाते हो। ये एक ऐसी बेड़ी है जो हम खुद अपने पैरों में बांध लेते हैं। अर्जुन को अचानक याद आया कि क्रिएटिविटी कोई दैवीय वरदान नहीं, बल्कि एक लिटरेसी है, जैसे पढ़ना लिखना होता है, और इसे सीखने का सबसे बड़ा औजार है खेलना, प्ले। अब सुनो, एक सीरियस प्रोफेशनल के लिए खेलना शब्द सुनना ही कितना अजीब लगता है ना? हमें लगता है कि काम का मतलब है गंभीरता और खेलना मतलब समय की बर्बादी। पर सच तो यह है कि खेल ही वो दरवाजा है जहां से नई संभावनाएं अंदर आती है। खेल में कोई डर नहीं होता, कोई सही या गलत नहीं होता। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की
और खुद से कहा कि अगले 10 मिनट वो बस लार्किंग अराउंड करेगा, यानी बस मजाक मजाक में कुछ सोचेगा। जब आप खुद को ये आजादी देते हो कि मैं तो बस खेल रहा हूं, तो आप खुद को जज करना बंद कर देते हो। उसने महसूस किया कि वो क्रिएटिव थिंकिंग के चक्कर में बहुत ज्यादा फंस गया था। उसे लगा कि पहले मुझे कुछ महान सोचना होगा, फिर मैं कुछ करूंगा। पर इम्प्रोवाइजेशन तो कुछ और ही कहता है। वो कहता है क्रिएटिव डूइंग पर ध्यान दो। आप सोचकर खुद को किसी नए काम की तरफ नहीं ले जा सकते। आपको काम करना शुरू करना होगा ताकि आपकी सोच बदल सके। अर्जुन अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। उसने महसूस किया कि उसका शरीर और दिमाग अलग अलग नहीं है। अगर दिमाग अटक गया है तो शरीर को हिलाओ। वो ऑफिस के गलियारे में टहलने लगा। जैसे ही आप चलते हो, आपका नजरिया बदल जाता है। रोशनी अलग तरह से पड़ती है, आवाजें अलग आती है और आपके सेंसर सेल्स ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। उसने बस अपनी जगह बदली और उसे महसूस हुआ कि उसकी जकड़न कम हो रही है। तभी उसे एक पुरानी तकनीक याद आई जिसे वो अक्सर भूल जाता था, एम्ब्रेसिंग कॉन्स्ट्रेंट। हमें लगता है कि अगर हमें पूरी आजादी मिल जाए तो हम सबसे ज्यादा क्रिएटिव होंगे, पर असल में बहुत ज्यादा ऑप्शंस हमें सुन कर देते हैं। अर्जुन ने अपनी मेज पर रखा एक साधारण सफेद कॉफी कप उठाया। उसने तय किया कि वो इस कप को एक कॉन्स्ट्रेंट की तरह इस्तेमाल करेगा। उसने 2 मिनट का समय तय किया और उस कप की खूबियां लिखनी शुरू की। सफेद, गोल, गर्म, छल्ला बनाने वाला, साधारण। फिर उसने इन शब्दों को अपनी उस प्रोजेक्ट वाली समस्या से टकराया, कोलिशन। उसने सोचा, अगर मेरा प्रोजेक्ट सफेद होता तो क्या होता? और अचानक उसके दिमाग में आया एक कोरा कागज, यानी एक फ्रेश स्टार्ट। फिर उसने सोचा, अगर ये छल्ले, रिंग्स बनाने वाला होता? और उसे एक ऐसी ड्रिप कैंपेन का विचार आया जो धीरे धीरे ग्राहकों के मन पर असर छोड़ेगी। ये जादू नहीं था, ये बस उस कप की वजह से मिली एक दिशा थी। जब आप सीमाओं को गले लगाते हो तो आपका दिमाग उन सीमाओं के सहारे आगे बढ़ने के लिए मजबूर हो जाता है। पर अर्जुन के मन में एक और डर था, बैड आइडियाज का डर। उसे लग रहा था कि जो भी विचार आ रहे हैं वे सब बेकार हैं। पर यहां उसे एक बहुत गहरी बात समझ आई, देयर इज नो सच थिंग एज अ गुड आइडिया येट। कोई भी विचार पैदा होते ही मुकम्मल या परफेक्ट नहीं होता। जैसे छोटे बच्चे को बढ़ना पड़ता है, वैसे ही विचार को भी समय और प्रवाह, फ्लो चाहिए। अर्जुन ने तय किया कि वो फ्लो को सबसे ऊपर रखेगा। उसने पिक्सार की एक फिलॉसफी के बारे में सुना था, फ्रॉम सक टू अनसक, यानी शुरुआत में विचार सक ही करेंगे, वे खराब ही होंगे, पर उन्हें बहने देना जरूरी है। जब आप किसी विचार को तुरंत जज कर देते हो तो आप न सिर्फ उस विचार को मार देते हो, बल्कि उन सारी संभावनाओं को भी मार देते हो जो उस विचार से पैदा हो सकती थी। अर्जुन ने अपने मन की उन आवाजों को शांत किया जो कह रही थी, ये गलत है, ये पागलपन है। उसने हर विचार को एक्सेप्ट करना शुरू किया। स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये प्रवाह बनाने का तरीका है। उसने कागज पर लिखना शुरू किया और जो भी आया उसे काटा नहीं। उसने खुद से कहा यस एंड जैसे ही एक विचार आया उसने कहा हां, और इसमें यह भी हो सकता है। इससे एक मोमेंटम बन गया। उसे लगा कि वो एक वैज्ञानिक की तरह छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है जो सेफ टू फेल है। उसे महसूस हुआ कि क्रिएटिविटी अकेलेपन में नहीं होती, ये दूसरों के विचारों के साथ जुड़ने और उन्हें समृद्ध करने से आती है। जब आप अपनी बातों को अधूरा छोड़ते हो तो आप दूसरों को उसे पूरा करने का मौका देते हो। इससे जिम्मेदारी का बोझ भी कम होता है और विचार भी निखरता है। उस दिन अर्जुन ने अपनी टीम के साथ एक छोटा सा खेल खेला, ऑब्जेक्ट टैप्स। सबने मिलकर एक साधारण पेंसिल शार्पनर की खूबियों से अपने प्रोजेक्ट की गुत्थियां सुलझाई। सब हंस रहे थे, सबके अंदर ऊर्जा थी।
और मजे की बात यह थी कि वे सब मिलकर कुछ नया बना रहे थे। अर्जुन को समझ आया कि क्रिएटिव होने के लिए आपको कम इंडिविजुअल होना पड़ता है और ज्यादा को क्रिएटिव। ये इस बात से आजाद कर देता है कि सब कुछ मुझे ही करना है। शाम को जब वो ऑफिस से निकला तो उसे लगा कि उसने सिर्फ काम नहीं किया, बल्कि वो आज खुलकर जिया था। उसने सीरियस होने के बजाय प्लेफुल होना चुना था और परिणाम उसके प्लान से कहीं बेहतर थे। उसने महसूस किया कि पाबंदियां, कॉन्स्ट्रेंट्स असल में समस्या नहीं बल्कि ऑफर्स हैं। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक में अर्जुन की यह रचनात्मक यात्रा अब एक नया मोड़ लेने वाली थी। उसने ये तो सीख लिया था कि कैसे खुद को और अपने काम को नए नजरिए से देखना है, पर अब उसे एक और बड़ी चुनौती का सामना करना था, नेतृत्व, लीडरशिप। क्या अर्जुन बिना किसी स्क्रिप्ट के अपनी टीम को एक ऐसी जगह ले जा सकता था जहां का रास्ता किसी को नहीं पता था? ये कहानी और ये अभ्यास अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले पड़ाव में अर्जुन नेतृत्व की उन गहराइयों को छुएगा जहां ओहदों से ज्यादा इंसानियत और मौजूदगी, प्रेजेंस मायने रखती है। क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि एक इम्प्रोवाइजर कैसे दुनिया का सबसे प्रभावशाली लीडर बन सकता है? नमस्ते, आप सुन रहे थे माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक। अर्जुन की इस रोमांचक यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। याद रखिए, आपकी जिंदगी का हर पल एक ऑफर है, बस उसे एक्सेप्ट करना सीखिए। हम जल्द ही मिलेंगे अगले भाग में। ऑफिस की वो बड़ी प्रेजेंटेशन तो खत्म हो गई थी, पर अर्जुन को महसूस हुआ कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। उसे अपनी टीम का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट संभालना था जो पिछले कुछ हफ्तों से अटका हुआ था। हर कोई एक दूसरे की तरफ देख रहा था और सब किसी हीरो का इंतजार कर रहे थे जो आकर सब ठीक कर दे। पहले वाला अर्जुन शायद इस दबाव में दब जाता और खुद को कमरे में बंद करके परफेक्ट स्ट्रैटेजी बनाने में जुट जाता, पर अब उसने जान लिया था कि लीडरशिप कोई ओहदा नहीं है जिसे प्रमोशन के साथ पाया जाए, बल्कि ये एक बर्ताव है जो आप हर पल चुनते हैं। उसने महसूस किया कि आप तब भी नेतृत्व कर सकते हैं जब आपके पास कोई बड़ी टाइटल न हो, क्योंकि लीडरशिप दरअसल लोगों को उस तरफ ले जाने का हुनर है जहां वे अकेले नहीं जा सकते। उस दोपहर जब वो अपनी टीम के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा था तो माहौल काफी भारी था। रितिका और समीर के बीच एक बात को लेकर काफी अनबन चल रही थी। रित बहुत हाई स्टेटस खेल रही थी। वो अपनी गर्दन स्थिर रखकर बहुत ही नपेतुले अंदाज में बोल रही थी, जैसे कि उसे सब पता हो। वहीं समीर बेचारा लगातार अपनी कुर्सी में हिल रहा था और बहुत धीमी आवाज में अपनी बात रख रहा था, जो लो स्टेटस का संकेत था। अर्जुन ने गौर किया कि स्टेटस और पोजीशन दो अलग चीजें हैं। रितिका मैनेजर नहीं थी, पर उसका बर्ताव कमरे की पूरी ऊर्जा को दबा रहा था। अर्जुन ने यहां एक बहुत ही दिलचस्प फैसला लिया। वो चाहता तो अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके रितिका को चुप करा देता, पर उसने खुद लो स्टेटस खेलना शुरू किया। उसने अपनी कुर्सी थोड़ी नीची की और बड़ी विनम्रता से कहा, मुझे वाकई नहीं पता कि इस उलझन को कैसे सुलझाना चाहिए। समीर, क्या तुम फिर से समझा सकते हो कि तुम्हें क्या लग रहा है? जैसे ही अर्जुन ने खुद को नीचे किया, समीर को बोलने की जगह मिली और रितिका की जकड़न भी थोड़ी कम हुई। अर्जुन ने सीखा कि एक लीडर को हमेशा हाई स्टेटस रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोगों को आपसे दूर कर देता है। कभी कभी खुद को छोटा दिखाना ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, क्योंकि ये कोलैबोरेशन और नए विचारों के लिए रास्ता खोलता है। प्रोजेक्ट के एक हिस्से में डेटा की भारी कमी थी और क्लाइंट अगले 2 घंटों में जवाब चाहता था। पूरी टीम सहमी हुई थी कि बिना पूरी जानकारी के फैसला कैसे लिया जाए। अर्जुन को अपोलो 13 के जीन क्रांस की कहानी याद आई, जिन्होंने कहा था कि अनिश्चितता के दौर में आपको सारा डेटा आने से पहले ही काम करना पड़ता है, वरना आप सब कुछ खो देंगे। अर्जुन ने टीम से कहा, चलो एक हंच यानी अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करते हैं। उसने उन्हें समझाया कि अगर हम अभी नहीं चले
तो हम लहरों के रहमो कर्म पर रहेंगे, पर अगर हमने नाव को आगे बढ़ाया तो ही हम उसे मोड़ पाएंगे। उसने महसूस किया कि नोइंग एवरीथिंग के बोझ से आजाद होना कितना जरूरी है। टीम के एक सदस्य ने पूछा, अगर हम गलत साबित हुए तो? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, तो हम उसे एक ऑफर की तरह इस्तेमाल करेंगे और वहां से कुछ नया सीखेंगे। उसने महसूस किया कि एक लीडर का काम खुद को सही साबित करना नहीं, बल्कि स्टोरी की सेवा करना है। जब आप खुद को बीच से हटा देते हैं तो लोगों का आप पर भरोसा बच जाता है, क्योंकि वे देखते हैं कि आप स्वार्थी नहीं हैं। उसने टीम को सिखाया कि गलतियों से डरने के बजाय हमें कंफर्टेबल बीइंग अनकंफर्टेबल होना सीखना चाहिए। प्रोजेक्ट में अचानक एक वीक सिग्नल मिला, एक छोटी सी जानकारी जो शायद किसी काम की नहीं लग रही थी, पर अर्जुन ने उसे नजरअंदाज नहीं किया। उसने टीम के उस सबसे जूनियर सदस्य को बोलने का मौका दिया जिसने उस बात को पकड़ा था। उसे एहसास हुआ कि लीडर वो नहीं है जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वो है जो ये देख सके कि इस वक्त सबसे बेहतर कौन देख रहा है। उस पल में उसने नेतृत्व उस जूनियर को सौंप दिया। ये डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप का जादू था, जहां हर कोई जिम्मेदार महसूस कर रहा था। शाम तक प्रोजेक्ट की वो बड़ी मुश्किल सुलझने लगी थी। अर्जुन ने देखा कि जब उसने लोगों को सी और एक्नॉलेज किया तो उनकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ गई। उसने महसूस किया कि अगर आप लोगों की बातों पर वाकई ध्यान देते हैं और उनके सुझावों पर अमल करते हैं तो वे आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। ये सब किसी किताब से पढ़कर नहीं आया था, बल्कि ये हर पल की जाने वाली एक प्रैक्टिस थी। ऑफिस से घर लौटते वक्त अर्जुन ने सोचा कि कैसे हम अक्सर परफेक्शन के पीछे भागते हुए असली मौकों को खो देते हैं। आज उसने शूट फ्रॉम द हिप किया था, पर उसने एम भी किया था। उसे लगा कि वो एक ऐसी नाव चला रहा है जो तूफान में भी स्थिर है, क्योंकि उसने लहरों के साथ लड़ना छोड़ दिया है और उनके साथ बहना सीख लिया है। उसे अपनी टीम पर गर्व था और खुद पर एक नया भरोसा था कि उसे कोई हीरो बनने की जरूरत नहीं है, बस मौजूद प्रेजेंट रहना ही काफी है। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक में अर्जुन की ये नई समझ अब उसे जिंदगी के उस मकाम पर ले जाने वाली थी जहां वो सिर्फ ऑफिस ही नहीं बल्कि अपने पूरे वजूद को एक इम्प्रोवाइजर की तरह देखेगा। नेतृत्व की इस सफलता के बाद क्या अर्जुन अपने व्यक्तिगत जीवन और समाज की उलझनों को भी इसी सहजता से सुलझा पाएगा? नमस्ते, आप सुन रहे थे माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक। अर्जुन की ये यात्रा हमें सिखाती है कि नेतृत्व हमारे पद में नहीं बल्कि हमारी मौजूदगी और स्वीकार भाव में है। हम बहुत जल्द मिलेंगे अगले भाग में, जहां अर्जुन ये देखेगा कि कैसे ये छोटे छोटे बदलाव एक बड़े संगठन और एक बेहतर दुनिया की नींव रखते हैं। क्या आप अर्जुन के साथ इस नई दुनिया की कल्पना करने के लिए तैयार हैं? सुनो, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर एक चीज भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं, कोई मशीन नहीं। अर्जुन अपनी बालकनी में खड़ा नीचे सड़क पर चलते ट्रैफिक को देख रहा था। हजारों गाड़ियां, हजारों लोग, सब अपने अपने रास्ते पर बिना किसी केंद्रीय कंट्रोल के चल रहे थे। वहां कोई एक इंसान बैठकर हर गाड़ी को इशारा नहीं कर रहा था। फिर भी एक लय थी, एक ऑर्डर था। उसे एहसास हुआ कि प्रकृति में भी ऐसा ही होता है, चाहे वो एक जंगल हो या हमारे शरीर के अंदर का रक्त संचार। यहां ऑर्डर तो है पर कंट्रोल नहीं। उसे एक पुरानी स्पेनिश कहावत याद आई कि लोहार के घर में लकड़ी के चाकू होते हैं। उसे लगा कि वो खुद भी तो वही कर रहा था। उसने अपना बर्ताव तो बदल लिया था, पर जिस ऑफिस के सिस्टम में वो काम करता था वो अभी भी पुरानी, सख्त और मैकेनिकल सोच पर टिका था। उसे समझ आया कि सिर्फ व्यक्तिगत बदलाव काफी नहीं है, हमें अपने संस्थानों और प्रक्रियाओं को भी इम्प्रोविजेशनल बनाना होगा। ऑफिस के अगले दिन उसने गौर किया कि हम विश्लेषण, एनालिसिस और योजना बनाने, प्लानिंग के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें लगता है इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। पर विश्लेषण अक्सर अधूरा होता है,
वो उन इरेगुलर हिस्सों और भावनाओं को छोड़ देता है जहां हम वाकई जीते हैं। अर्जुन को याद आया कि योजना बनाना बुरा नहीं है, पर वो सिर्फ एक हिस्सा है। जैसे घर बनाते समय नक्शे की जरूरत तो होती है, पर बिना मौके पर की गई रचनात्मकता, इम्प्रोवाइजेशन के आप उसे कभी पूरा नहीं कर सकते। उसने सुना था कि कैसे घर बनाने के दौरान कई बेहतरीन चीजें, जैसे वो पोर्च या गराज, नक्शे में थे ही नहीं, वे तो बस काम के दौरान उभर कर आए। जिंदगी की यात्रा भी ऐसी ही है। सबसे यादगार सफर वही होते हैं जहां योजना के बावजूद हमने किसी अनपेक्षित ऑफर को स्वीकार किया हो। उसने अपनी टीम के साथ एजाइल और स्क्रम जैसे तरीकों पर चर्चा की। उसे जानकर हैरानी हुई कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पहले से ही इन इम्प्रोविजेशनल सिद्धांतों को अपना चुके हैं। उन्होंने ऐसे सिस्टम बनाए हैं जहां रोजाना प्रगति की समीक्षा होती है, भूमिकाएं पहले से तय नहीं होती और लोग उस काम पर ध्यान देते हैं जिसके लिए उनमें ऊर्जा होती है। यहां ढांचा कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि त्वरित प्रतिक्रिया, क्विक रिस्पॉन्स देने के लिए बनाया गया है। अर्जुन को लगा कि अगर हम ऑफिस के नियमों को एक गेम की तरह डिजाइन करें तो लोग बिना सोचे समझे उन बेहतर आदतों को अपना लेंगे। उसने अपनी टीम को द होंडा इफेक्ट की कहानी सुनाई। दुनिया को लगता था कि अमेरिका में होंडा की कामयाबी एक बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी का नतीजा थी, पर असल में वो उनकी जमीनी हकीकत को देखने और जल्दी से अडैप्ट करने की क्षमता की वजह से थी। उन्होंने गलतियां की, पर उन्होंने उन्हें जल्दी पकड़ा और बिना हेड ऑफिस को बताए अपने काम करने का तरीका बदल लिया। अर्जुन ने महसूस किया कि कामयाबी अक्सर स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि द होंडा इफेक्ट यानी परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढालने से आती है। उसने अपनी टीम को कुछ ऐसी कंपनियों के बारे में बताया जो अपनी बनावट में ही बहुत अलग थी, जैसे मॉर्निंग स्टार, जहां कर्मचारी अपनी नौकरी का विवरण खुद लिखते हैं और अपनी तनख्वाह खुद तय करते हैं, या गोरे एसोसिएट्स, जहां लोग बिना किसी पद, टाइटल्स के काम करते हैं और सारा ध्यान मानवीय स्तर, ह्यूमन स्केल पर होता है। अर्जुन को लगा कि शायद हमें भी ऑफिस में ऐसे नियम चाहिए जो बातचीत और स्वायत्तता, ऑटोनॉमी को बढ़ावा दे, न कि नियंत्रण को। उसने एक कनाडा की स्टील कंपनी का जिक्र किया जिसने मुश्किल समय में सिर्फ 3 सरल नियम बनाए थे। मीटिंग में ही फैसला होगा। मीटिंग वही है जो कमरे में मौजूद है और दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। इन नियमों ने प्रेजेंस और सक्रिय भागीदारी को अनिवार्य बना दिया। अर्जुन ने अपनी टीम से कहा कि हमें ईदर और वाली सोच छोड़नी होगी, जहां हमें लगता है कि या तो हम प्लान कर सकते हैं या इम्प्रोवाइज। असल में ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उसने महसूस किया कि असली बुद्धिमानी यस एंड में है। वो अपनी टीम के साथ एक ऐसी संस्कृति बनाना चाहता था जहां लोग अपनी व्यक्तिगत पसंद, पर्सनल पैशन को काम का हिस्सा बना सकें। उसने एक सॉफ्टवेयर कंपनी की कहानी साझा की जिसने अपने डिजाइनरों को एक दिन के लिए अपने व्यक्तिगत प्रोजेक्ट्स पर काम करने की अनुमति दी, और नतीजा ये हुआ कि वहां से ऐसे बेहतरीन विचार निकले कि कंपनी ने अपनी पुरानी जटिल प्रक्रिया को ही छोड़ दिया। उसने गौर किया कि जब हम चीजों को टुकड़ों में तोड़कर विश्लेषण करते हैं तो हम अक्सर उस होल को खो देते हैं। एक इंसान को समझने के लिए उसे केमिकल एलिमेंट्स में तोड़ना बेतुका है। उसने टीम को सलाह दी कि कभी कभी हमें विश्लेषण के बजाय अपने फील और सहज ज्ञान, हंच पर भरोसा करना चाहिए। रेस्टोरेंट में खाना चुनते समय भी अगर आप बहुत विश्लेषण करेंगे तो मजा खो देंगे। बस अपनी पसंद, फील पर भरोसा करना सीखें। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, अर्जुन को लगा कि इम्प्रोवाइजेशन उसे एक ऐसी आजादी की तरफ ले जा रहा है जहां उसे सब कुछ पहले से जानने की जरूरत नहीं थी। उसे लगा कि ये नजरिया उसे अनिश्चितता से डरने के बजाय उसका आनंद लेने में मदद कर रहा है। उसने महसूस किया कि ये दुनिया उसके नियंत्रण में नहीं है, पर उसकी प्रतिक्रिया उसके हाथ में है। उसने अपनी टीम के चेहरों पर एक नई चमक देखी, एक ऐसी उम्मीद जो कागजी योजनाओं से नहीं
बल्कि साथ मिलकर कुछ नया रचने के उत्साह से आई थी। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस सफर में अब अर्जुन उस मुकाम पर था जहां उसे समझ आ गया था कि जिंदगी कोई मुकाबला या पहेली नहीं है, बल्कि एक अनुभव है जिसे हम हर पल जी सकते हैं। उसने खेल खेल में वो सब कुछ पा लिया था जिसे वो मेहनत और तनाव से ढूंढ रहा था। पर क्या ये नया नजरिया उसकी जिंदगी में आने वाले आखिरी और सबसे बड़े इम्तिहान में उसका साथ देगा? अर्जुन की ये यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही थी, जहां उसे इन सब सिद्धांतों को एक साथ समेटना था। क्या वह अपनी इस न्यू लिटल के साथ एक स्थायी बदलाव ला पाएगा? ये सब और बहुत कुछ इस कहानी के आखिरी भाग में। हम बहुत जल्द लौटेंगे इस रोमांचक और सुकून भरी दास्तान को पूरा करने के लिए। शुक्रिया हमारे साथ यहां तक बने रहने के लिए। ऑफिस में उस बड़े प्रोजेक्ट का आखिरी दिन था और हर कोई बहुत तनाव में था। अर्जुन ने देखा कि लोगों के अंदर कंट्रोल खोने का डर फिर से सिर उठा रहा है। उसे लगा कि अब उसे एक ऐसा खेल खिलाना चाहिए जो उन्हें उनकी इस आदत के सामने खड़ा कर दे। उसने सबको एक घेरे में खड़ा किया और कहा कि आज हम बस 1 से 20 तक गिनती गिनेंगे। पर नियम यह था कि कोई इशारा नहीं होगा, कोई सिस्टम नहीं होगा और कोई पहले से तय पैटर्न नहीं होगा। अगर 2 लोग एक साथ एक ही नंबर बोल देते हैं तो हम फिर से 1 से शुरुआत करेंगे। शुरुआत में सब बहुत चकरा गए। कुछ लोगों ने पूछा कि क्या इसमें कोई ट्रिक है? अर्जुन मुस्कुराया और बोला कि बस इसे करके देखो, खुद ही समझ जाओगे। जैसे ही उन्होंने शुरू किया, 5 या 6 नंबरों के बाद ही 2 लोग एक साथ बोल पड़े और उन्हें फिर से एक पर लौटना पड़ा। अर्जुन ने देखा कि लोग कितनी जल्दी एक सिस्टम बनाने की कोशिश करने लगते हैं। कोई उंगली से इशारा कर रहा था तो कोई सिर हिला रहा था। उसने उन्हें याद दिलाया कि लक्ष्य बिना किसी सिस्टम के इसे पूरा करना है। रितिका बहुत चिढ़ गई क्योंकि उसे अपनी जिंदगी पर कंट्रोल रखना पसंद था और ये खेल उसे बेचैन कर रहा था। अर्जुन को लगा कि ये खेल बिल्कुल असल जिंदगी जैसा है, जहां आप अपनी मर्जी का सिस्टम थोप नहीं सकते। जैसे जैसे वे 10 के पार पहुंचे, कमरे में तनाव और भावनाएं बढ़ने लगी। अर्जुन ने महसूस किया कि समूह अपनी फेलियर को लेकर कितना असहनशील हो सकता है। उसे लगा कि यह सिर्फ एक अनुभव है, यहां हारने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि 20 नंबर तो बस एक माध्यम है। असली बात तो उस प्रेजेंस को महसूस करना है। जब वे 15 तक पहुंचे तो एक गहरी खामोशी छा गई। अर्जुन ने देखा कि जब लोग सच में प्रेजेंट होते हैं तो एक कुदरती लय, नेचुरल रिदम अपने आप उभरने लगती है। उस पल में उसे समझ आया कि कभी कभी कुछ न करना, नॉट एक्टिंग और पीछे हट जाना ही सबसे बड़ी मदद होती है। खामोशी और खाली जगह की अपनी एक ताकत होती है। आखिरकार जब वे 20 तक पहुंचे तो कमरे की ऊर्जा पूरी तरह बदल चुकी थी। वे अब शांत थे और एक दूसरे के साथ गहरे जुड़ाव में थे। इसके बाद अर्जुन ने एक और खेल आजमाया जिसे इनकॉर्पोरेशंस कहते हैं। उसने सबको कमरे में इधर उधर टहलने को कहा और फिर एक सवाल फेंका, आप अभी इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं? उस आधार पर अपने समूह बनाइए। लोगों को खुद ही तय करना था कि वे किस ग्रुप में फिट बैठते हैं और किस आधार पर। उन्हें ट्रेनी या मैनेजर जैसे ठप्पों को छोड़कर अपनी असली स्थिति के हिसाब से एक दूसरे को ढूंढना था। अर्जुन ने देखा कि जब हम लोगों को शारीरिक रूप से एक स्थिति लेने के लिए मजबूर करते हैं तो वे अपनी द्विविधाओं, एम्बिग्यूटीज का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं। बातों में तो हम अक्सर चालाकी दिखा जाते हैं, पर शरीर झूठ नहीं बोलता। शाम को जब ऑफिस खाली हो गया, अर्जुन अपनी मेज पर अकेला बैठा था। उसने सोचा कि इम्प्रोवाइजेशन तो वही है जो हमारी पूरी जिंदगी हर पल करती है। एक बैक्टीरिया से लेकर एक विशाल नीली व्हेल तक, किसी के पास भी अपनी जिंदगी का कोई स्क्रिप्ट नहीं होता। हम बिना किसी नक्शे के भी इस जटिलता का सामना सदियों से करते आए हैं। उसे लगा कि ये रंगमंच के खेल तो बस एक प्रयोगशाला, लैबोरेटरी है, ताकि हम देख सके कि जिंदगी कैसे काम करती है।
उसे एहसास हुआ कि हम बिना कंट्रोल के भी एक व्यवस्था, ऑर्डर विदाउट कंट्रोल, बना सकते हैं, बिल्कुल प्रकृति की तरह। ये एक क्रांतिकारी विचार था जो उसे सालों से सिखाया गई बातों के बिल्कुल उलट लग रहा था। उसे याद आया कि हम अक्सर चीजों को टुकड़ों में तोड़कर समझने की कोशिश करते हैं, पर वो उलझन, वो गंदगी और वो जुड़ाव ही वो जगह है जहां हम सब वाकई रहते हैं। उसे लगा कि ईदर और वाली सोच को छोड़कर अब यस एंड को अपनी फितरत बनाना ही सबसे बड़ा बदलाव होगा। उसे वो बात याद आई कि योजना बनाना और इम्प्रोवाइज करना एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि साथी है। आप योजना के बिना घर नहीं बना सकते, पर बिना मौके पर बदलाव किए आप उसे कभी सुंदर नहीं बना सकते। उसने महसूस किया कि उसकी अपनी यात्रा के सबसे खूबसूरत पल वही थे जो उसकी योजना का हिस्सा नहीं थे, जैसे वो अनपेक्षित यात्रा जिसमें उसने तारों के नीचे बॉर्डर पार किया था। अर्जुन को लगा कि उसे अब चीजों को समझने के लिए उन्हें तोड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें जोड़ना है। उसने तय किया कि वो अब रेस्टोरेंट में खाना भी अपनी फील्ड के हिसाब से चुनेगा, ताकि वो रोजाना छोटे छोटे इम्प्रोवाइज फैसले लेने का रियाज कर सके। उसे लगा कि उसे अब ये जानने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। जैसे एक छोटे बच्चे के साथ खेलते वक्त हम कुछ पहले से तय नहीं करते, बस उसके साथ बहते चले जाते हैं, वैसे ही वो अपनी पूरी जिंदगी के साथ बहना चाहता था। ये नजरिया उसे अनिश्चितता को सहने, एंड्योर के बजाय उसका आनंद, एंजॉय लेना सिखा रहा था। ये जीने का एक अलग तरीका था, कम दबाव, लेस पुश और ज्यादा ठहराव, मोर पॉज। उसे आखिरी एहसास हुआ कि वो इस दुनिया का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है और उसे सब कुछ संभालने की जरूरत नहीं है। उसे बस अपने उस कुदरती इम्प्रोवाइजेशन स्वभाव से फिर से जुड़ना था। उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा, जहां पेड़ अपनी टहनियों को हवा के हिसाब से झुका रहे थे। वहां कोई संघर्ष नहीं था, बस एक स्वीकार भाव था। अर्जुन ने भी अपनी गहरी सांस ली और मन ही मन मुस्कुराया। उसे पता था कि अब उसे कोई पक्का जवाब नहीं चाहिए, क्योंकि जिंदगी खुद ही हर पल एक नया सवाल और एक नया ऑफर पेश कर रही थी। उसने अपनी मेज साफ की और बाहर निकल गया, ये जानते हुए कि अब उसका हर कदम एक नई कहानी का हिस्सा होगा। नमस्ते, ये कहानी अर्जुन की थी, पर शायद ये हम सबकी है। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस श्रृंखला को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि इन अनुभवों ने आपके मन में भी एक नई सादगी और स्वीकार भाव की जगह बनाई होगी। याद रखिए, आपकी पूरी जिंदगी एक रंगमंच है जहां कोई स्क्रिप्ट नहीं है। बस आपके पास वो हिम्मत होनी चाहिए कि आप नोटिस मोड कर सकें, लेट गो कर सकें और यूज एवरीथिंग कर सकें। अगली बार जब कोई मुश्किल सामने आए तो उसे समस्या नहीं, एक ऑफर समझिए। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के साथ अपनी इस यात्रा को जारी रखने के लिए और अपनी सोच को नया आयाम देने के लिए हमसे जुड़े रहें। जिंदगी के इस खूबसूरत और अनपेक्षित डांस का आनंद लीजिए। शुक्रिया।